अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक गेज। पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की जॉब्स अनाउंस हुई थी। उसका प्रोसीजर तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। इनिशियल इंटरव्यू, इनिशियल मेडिकल हो गए हैं। तो बाकी कैंडिडेट कुछ पूछना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, नेक्स्ट इंडक्शन कब होगी, एफएमए की ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग कितने टाइम की होगी, सैलरी क्या है, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, बाकी बेनिफिट क्या हैं, क्या हम इसके बाद पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकते हैं या उसका तरीक़ाकार क्या है, पेरेंट्स की ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या शादी से पहले हमें वहाँ पे क्वार्टर मिल सकता है। इस तरह की बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनका जवाब भी होगा। और बाकी तमाम डिटेल एक ही वीडियो में कि फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट की ड्यूटी से लेके प्रमोशन और रिटायरमेंट तक की तमाम डिटेल इस वीडियो में। वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। तो इसमें बढ़ते हैं कि सबसे पहले आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर वो क्या होगा। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका जो फाइनल मेडिकल है उसके लिए आपको दोबारा बुलाया जाएगा जब फाइनल लिस्ट आएगी। तो उसके बाद एक फाइनल लिस्ट में आपको फाइनल लिस्ट कंप्लीशन के बाद आपको दोबारा बुलाएंगे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग बेसिकली आपकी 6 मंथ की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 8 मंथ की ट्रेड ट्रेनिंग होती है। 6 मंथ बेसिक ट्रेनिंग में वैसे जैसे आर्म फोर्सेस में होता है फ़ौजी ट्रेनिंग, आप समझ लें उस तरह की होगी। और 8 मंथ में ट्रेड की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी जो कि एरो मेडिकल इंस्टीट्यूट कराची से होगी। AMI के जो इदारा है इनका वहाँ से होगी। तो उसमें आपके लिए ये होगा कि उसके बाद आपको पोस्टिंग के लिए भेजा जाएगा डिफरेंट बेसिस पे। तो वहाँ पे आप अपनी इनिशियल जो पोस्टिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो उनका अभी कुछ क्वेश्चन है जिन्होंने FSC BSc कर रखी है, तो उनका क्या होगा। उनके लिए ये प्रोसीजर होता है कि आपने जब ट्रेनिंग में आप सबमिट कराएंगे तो उसके बाद आपकी जो ट्रेड ट्रेनिंग है वो उसी हिसाब से होगी। मतलब मुख्तलिफ होती है। कुछ लोगों के बाद डिप्लोमे होंगे जैसे डेंटल टेक्नीशियन का, OT टेक्नीशियन का, डिस्पेंसर, MLT, ICU, गैनी, इस तरह की कोई एक्सपीरियंस होगा तो उसको उसी हिसाब से स्पेशलाइजेशन करा के उसी वार्ड उसी डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़ाया नहीं होगी। मतलब किसी ने मिडवाइफ का कोर्स किया है लेकिन FMA में सेलेक्ट होगी तो उसको उसी हिसाब से स्पेशलाइजेशन करा के उसी यूनिट या उसी वार्ड में डिटेलिंग की जाएगी। यानी कि अगर किसी को ICU का तजर्बा है, पहले करते भी रही है जॉब, LHV है, तो उसको वहाँ पर डिटेल किया जाएगा। किसी के पास डेंटल टेक्नीशियन है तो उसको डेंटल के डिपार्टमेंट में तैनाती की जाएगी। तो ये तो थी इसकी। पैरामेडिकल डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, 6 मंथ का हो, 1 साल का हो या 2 साल का, कोई इशू नहीं है। वो आपने सबमिट कराना है ट्रेनिंग से पहले पहले जब फाइनल डॉक्यूमेंट जाते हैं। उससे पहले भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम भी। तो कुछ लोग कहते हैं जी हमें मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया, FSC या BSc हमारी शो नहीं होती, तो उसके लिए आपको मैनुअल रजिस्ट्रेशन करानी होती है। सिलेक्शन सेंटर जाके उनको डॉक्यूमेंट दिखा के वो आपको ख़ुद से एक स्लिप बना देंगे, उसमें एंट्री हो जाती है। तो नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं ड्यूटीज़ पे। ड्यूटीज़ जो शिफ्ट वाइज होती है क्योंकि हॉस्पिटल 24 आवर ऑन चलता है तो उस हिसाब से 24 आवर ड्यूटी होती है। इनकी पहली शिफ्ट मॉर्निंग 8 से 2 बजे तक, उसके बाद इवनिंग 2 से 8 बजे तक और नाइट 8 से 8, यानी कि 12 घंटों की ड्यूटी होती है। बाकी 8-8 और उसकी 6-6 और बाकी जो नाइट है वो 12 घंटे की। उसके बाद आपको नाइट ऑफ भी मिल जाता है। हॉलीडे की बात करें तो आप 25 दिन बाद, यानी कि 25 से 30 दिन बाद 5 दिन अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके यूनिट पे या आपके डिपार्टमेंट पे कितनी यानी कि हेक्टिक ड्यूटी है, उसी हिसाब से अगर अवेलेबल है तो वो आपको भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इस पे कि रैंक और प्रमोशन की। जो सबसे पहले इनिशियल रैंक जब आप जाते हैं ट्रेनिंग में तो उसमें आपको LAC का रैंक दिया जाता है जो कि लीडिंग एयरक्राफ्ट है। तो इस हिसाब से आपको पहला ट्रेनिंग में वही रैंक ही रहता है। एयरमैन की तरह एयर वोमेन के भी सेम ही प्रोसीजर होता है, सेम रैंक, सेम सैलरी। लेकिन अभी 2023 में क्या सैलरी है उसका भी मैं आप में इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। पोस्टिंग की बात करें तो इनिशियल पोस्टिंग आपकी जहां होगी उसके 2 साल बाद आपकी पोस्टिंग चेंज होती रहेगी। लेकिन गर्ल्स के लिए ये होता है कि उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल होता है दूर दूर तक, तो कोशिश करते हैं कि उनको घर के पास अगर कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो PF का हॉस्पिटल है वहाँ पे उनको भेजा जाए। यानी कि कोशिश यही होती है कि जो पंजाब वाले हैं वो इस्लामाबाद में जाते हैं जबकि सिंध वाले कराची में, क्योंकि सबसे बड़े हॉस्पिटल इनके कराची और इस्लामाबाद में है। सरगोदा और लाहौर में बाकी बेसिस पे भी हॉस्पिटल हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं कि वहाँ पे वैकेंसीज़ ज़्यादा हों। जो हैं तो पहले से ऑलरेडी बंदे वहाँ पे अवेलेबल हैं।
तो पोस्टिंग का ये है कि इसी हिसाब से आपने बनाना है कि 2 से 3 साल बाद आपकी पोस्टिंग भी आ सकती है। जैसे एयरमैन की आती है, इसी तरह एयरो वोमेन की भी आ जाती है। तो इसमें नेक्स्ट इस पे बात करते हैं कि अकामोडेशन में आपको फ्री सिंगल अकामोडेशन बिल्कुल फ्री मिलती है, जो कि हॉस्पिटल के पास ही होती है। उन्होंने रूम्स बनाए होते हैं, वहाँ पे लड़कियों को अलग से अकामोडेशन देते हैं। जबकि शादी के बाद आपको फ्लैट या क्वार्टर मिल जाएगा, उसमें आप अपने हस्बैंड के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं। हस्बैंड और पेरेंट्स दोनों आप साथ में रख सकते हैं। ये नहीं कि आपके सिर्फ हस्बैंड रह सकते हैं, पेरेंट्स नहीं रह सकते। तो आपके हस्बैंड अगर कोई भी जॉब नहीं करते या बाहर जॉब करते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है, वो आपके साथ क्वार्टर में रह सकते हैं। तो आफ्टर मैरिज या इसके हिसाब से जो है ना, आपकी पोस्टिंग का भी यही है कि अगर आपके हस्बैंड जॉब करते हैं किसी उसी सिटी में जहाँ पे आप जॉब करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि आपको उधर ही एडजस्ट करें, आपकी पोस्टिंग ना आए। जबकि नेक्स्ट इस पे जो अहम सवाल है वो इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि इसके बाद हम पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए ये है कि आपको एयरफोर्स से NOC लेनी होगी, उनको बताना होगा कि हमने पढ़ाई करनी है, तो आपको दरख्वास्त देनी होगी। उस दरख्वास्त के बाद वो आपको एक NOC दे देंगे, उसके हिसाब से आप पार्ट टाइम या ऑनलाइन या जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। तो दूसरा सवाल ये था कि क्या हम FA में सेलेक्ट होने के बाद इसको छोड़ के कहीं और जॉब कर सकते हैं या कहीं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग सर्विस आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। ट्रेनिंग से जैसे आप पास आउट होंगे उसके बाद आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के दौरान अगर आप छोड़ जाते हैं वो और इशू है, लेकिन ट्रेनिंग से बाद आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप जो है 16 स्केल से नीचे अप्लाई नहीं कर सकते। इनके आप ये आपके लिए पॉसिबल है FMA के लिए कि आप BSN करें, BS नर्सिंग करें। उसके बाद क्योंकि BS नर्सिंग में जब आती है तो कंप्लीशन के बाद जो जॉब होती है 4 नर्स की, तो वो 16 में होती है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे नीचे नहीं कर सकते। तो ये आपने ख्याल रखना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने BS नर्सिंग में एडमिशन लिया हुआ है और उनकी नाम भी आ गया है, उनकी क्लासेस स्टार्ट होनी है और वो पूछ रहे हैं कि हम FMA में जाएं या BS नर्सिंग में। तो BS नर्सिंग बेस्ट ऑप्शन है। BS नर्सिंग में आपको 30 से 35 हज़ार पहले मिलती रहेगी स्टिपेंड की सूरत में, जब तक आप पढ़ाई मुकम्मल नहीं करते। उसके बाद आपको 4 नर्स अपॉइंट किया जाएगा BPS 16 में, जो कि तकरीबन आपकी 70,000 से अबव सैलरी बनती है। उसके बाद आप 1 से 1.5 साल में MSN करने के बाद, मास्टर इन नर्सिंग करने के बाद आप 17 स्केल में डॉक्टर के इक्वल हो जाएंगे। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बाकी मिडवाइफ या LHV हैं तो वो FMA को प्रेफर करें बजाय LHV और मिडवाइफ को। यहाँ तक क्लियर है। आगे इस पे बढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट इसका है सैलरी का जो अहम पॉइंट है वो पूछते हैं, और प्रमोशन का। प्रमोशन पे मैं बताऊं आपको, इनिशियल रैंक के बाद जब आप पहली पोस्टिंग जाते हैं तो आपको SAC का रैंक दिया जाता है, जो कि सीनियर एयरक्राफ्ट है, जो कि एक सिपाही के बराबर रैंक होता है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट रैंक है वो जूनियर टेक्नीशियन का होता है, और कुछ सालों बाद यानी कि 5 से 6 साल बाद, यानी कि तकरीबन आपकी 10 से ऊपर सर्विस जब हो जाती है, आपको कारपोरल टेक्नीशियन का रैंक मिलता है। इसी तरह आपकी 15 से ऊपर सर्विस होने पे आपको सीनियर टेक्नीशियन, जबकि 20 साल की सर्विस मुकम्मल होने पे आपको चीफ़ टेक्नीशियन का रैंक देंगे। इसके बाद JCO रैंक शुरू हो जाते हैं, जो कि 5 साल जारी रहते हैं। 25 साल की सर्विस तक आप रिटायर हो जाते हैं। जो आखिरी इसमें रैंक होता है वो चीफ़ वारंट ऑफिसर इनका होता है, वो रैंक आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी हद तक मेहनत, आपके तमाम जो पेपर होते हैं वो क्लियर होने चाहिए प्रमोशन के, और कोई इस तरह के आपकी नेगेटिव डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो ये तो थी इसके बाद। सैलरी की बात करें तो सैलरी जो है उसमें आपको पहले स्टार्ट में ट्रेनिंग के दौरान आपको 22,000 जो है आज के दौर में 2023 के बजट के बाद की बात कर रहा हूँ, आपको 22,000 की सैलरी दी जाएगी, जो कि आपको कैश की सूरत में दी जाएगी। बाकी जब आप मुकम्मल कर लेंगे ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, आप स्पेशलाइजेशन कर रहे होंगे या इनिशियल पोस्टिंग होगी, तब आपके बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सैलरी कितनी होगी? वो सैलरी 38,000 से जो है वो अभी स्टार्ट हो रही है, जो इनकी पहली सैलरी होती है। इनकी अगला बजट लगने तक या आगे प्रोसीजर होने तक आप तकरीबन 2 से ढाई साल में 50 से ऊपर
क्रॉस कर जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन है 2023 के बजट के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी आप इसके हिसाब से देख लें। जो लोग इससे ज़्यादा सैलरी बाहर ले रहे हैं प्राइवेट में, तो मेरा मशवरा उनके लिए ये कि आप वहाँ पे कंटिन्यू करें बजाय इसके, क्योंकि इसमें तो एक आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। इस हिसाब से देख के गर्ल्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन AFNS और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। AFNS एक ऑफिसर रैंक मिल जाता है, उनकी ड्यूटीज़ भी अलग है, जबकि इनको ऑफिसर रैंक नहीं होता। ये हमेशा इसी सिपाही रैंक में स्टार्ट होती हैं और प्रमोशन करते 25 साल सर्विस के बाद कोई GCO रैंक में आता है, जो कि जूनियर कमीशनड होता है। उसके साल बाद ये रिटायरमेंट हो जाती है। तो इस किस्म का कोई सीन नहीं है। और बाकी आपके लिए ये भी परमिशन नहीं होती कि आपने वहाँ पे तस्वीरें बना के अपलोड करनी है व्हाट्सएप, फेसबुक पे या सोशल मीडिया अकाउंट बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिस आप जाते हैं इस शौक़ से कि आपको जो है ना ये पैशनेट होते हैं कि आप पिक्चर अपलोड करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे आप तो यूनिफॉर्म में, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिफॉर्म की चाम है, लेकिन उनके हॉस्पिटल, उनका आपके ड्यूटी एरिया तक, ड्यूटी एरिया के बाद आप जैसे बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से या आप बेस से बाहर निकलते हैं, इस तरह का कोई मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी कोई एयरफोर्स वाला जो है वो सिलेक्शन सेंटर के बाहर या किसी बेस के बाहर यूनिफॉर्म में फिर रहा हूँ। आज तक मुझे नहीं, वो आर्मी वाले होते हैं, लेकिन इनको मैंने आज तक नहीं देखा। अंदर का क्या माहौल है उसको मैंने कभी ऑब्ज़र्व नहीं किया, ना ही कभी जाने दिया गया इस तरह का। बाहर तक जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि जो भी है, और सुना भी यही है कि जो दोस्त हैं या जो जानने वाले हैं वो अगर शाम को घर आते हैं तो सादा लिबास में आते हैं और जाते हैं तो सादा लिबास में जाते हैं। तो ये है, आप इस हिसाब से अपना देख लें। तो कैरियर सेट करना है, पूरी लाइफ की बात है। बाकी कॉल लेटर की बात करें और यूनिफॉर्म तो आप देख सकते हैं कि सेम जो इनका ब्लू यूनिफॉर्म है यही होता है। और अगर इनका दूसरा कमांडो या कम्बैट टाइप यूनिफॉर्म है तो वो भी कभी कभी पहनते हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले या फीमेल मेडिकल असिस्टेंट ब्लू यूनिफॉर्म ही पहनते हैं ड्यूटी के दौरान। तो बाकी कॉल लेटर की बात है। कॉल लेटर का प्रोसीजर अभी ये है कि फ़ाइनल इंटरव्यू जो और फाइनल मेडिकल इंशाल्लाह सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। तो सितंबर के बाद अक्टूबर या नवंबर में आपको कॉल्स आ जाएगी फाइनल कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराएं और कॉल लेटर ले जाएं। नेक्स्ट मंथ से ट्रेनिंग होगी। बाकी जो वेटिंग में आ रहे हैं तो वेटिंग वाले थोड़ा सा वेट कर लें। नेक्स्ट इंडक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है, तो दिसंबर के एंड में या जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। तो उस पर अप्लाई करें, इंशाल्लाह भरपूर करें, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।